Welcome to class, everyone. First of all, I want you to know that जिस तरह हमारा मुआहदा हुआ था, you're all supposed to do your charity. अपनी charity अपने time पे कीजिएगा. For every lecture, you're supposed to do your charity, and it can be in either way you like. जिस तरह आप PP donate कर दो या फिर कुछ भी करना है, you can do it. ठीक है? It's up to you. It's completely up to you. कि आपने किस तरह अपनी charity का जो burden है आपके ऊपर हर lecture का वो आपने उतारना है, and you have to do it. It's compulsory. सही है? So basically beginning with cardiac arrhythmias. अगर हम cardiac arrhythmias की definition को देखें ना, तो it's basically a disturbance in your electrical rhythm. जो heart का electrical rhythm चल रहा है उसमें एक disturbance आ जाती है. अब ये disturbance क्यों आती है? It can be due to structural diseases, जो heart की structural diseases हैं, conduction abnormalities या depolarization circuits. अगर हम structural हार्ट डिजीजेस के बारे में सोचें, हम यहाँ पे रिकॉल करना शुरू करें, तो हमने डिस्कस किया था कि अगर माइक्रोस्टेनोसिस होता है तो बंदे का लेफ्ट एट्रियम एनलार्ज होता है, एनलार्ज होके उसके जो कंडक्शन सर्किट्स हैं वो बड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पे एट्रियल फिब्रिलेशन के चांसेस होते हैं. तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चर हार्ट डिजीज. ठीक है. कंडक्शन एबनॉर्मैलिटीज में देखो, हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि कभी कभार एसए नोड ज्यादा फायर करती है या कभी कभार बिल्कुल एसए नोड बिल्कुल फारिग हो जाती है. जिस तरह के इंफीरियर एमआई के अंदर आपकी जब राइट कोरोनरी आर्टरी अक्लूड होती है तो आपकी एसए नोड खत्म हो जाती है और पेशेंट ब्रेडिकार्डिया में जाता है. तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ ए कंडक्शन एबनॉर्मैलिटी. और फिर उसके अलावा डीपोलराइजेशन सर्किट्स, पूरे सर्किट्स बन जाते हैं जो ऑटोमेटिकली खुद डीपोलराइज होना शुरू हो जाते हैं. ठीक है. दिस इज द काइंड ऑफ ए सर्किट, जो डीपोलराइजेशन सर्किट्स होते हैं, दे आर मोर और लेस रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एट्रियल फ्लटर या फिर वेंट्रिकुलर टैकिकार्डियाज. ठीक है. एक सर्किट बन गया है जो रिपोलराइज नहीं हो रहा, वो नॉर्मलाइज नहीं हो रहा. तो हमारे कार्डिक एरिथमियाज बेसिकली तीन किस्म की चीजों की वजह से होते हैं. स्ट्रक्चर हार्ट डिजीज की वजह से, कंडक्शन एबनॉर्मैलिटीज की वजह से, या डिपोलराइजेशन सर्किट्स बन जाते हैं. ठीक है. और ये बेसिकली आपके इलेक्ट्रिकल रिदम्स के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, डिस्टर्बेंस हो रही है. ठीक है. आगे चलते हैं. अब हम इसको क्लासिफाई कैसे करते हैं? एरिथमियाज को हम बेसिकली दो तरीकों से देखा जाता है. ठीक है. ये आपकी बुक्स में नहीं दिया हुआ, इसको अच्छी तरह से देख लो. यहाँ पे मैं तुम्हें स्लाइड्स भी दे दूंगा. एरिथमियाज दो तरह के होते हैं, या दे आर टेकी एरिथमियाज, आइदर दे आर ब्रेडी एरिथमियाज. ठीक है. अब टेकी एरिथमियाज की आगे टाइप्स होती हैं, नैरो क्यूआरएस एंड वाइड क्यूआरएस. एक में आपका जो क्यूआरएस की ड्यूरेशन है, क्यूआरएस स्टैंड्स फॉर बेसिकली योर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, ना कि आपका वेंट्रिकुलर किस तरह कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है. तो एक में वो नैरो क्यूआरएस हो जाता है, मतलब वो ठीक रहता है, अपने नॉर्मल लिमिट्स में रहता है, 0.12 सेकंड से कम रहता है. और एक में वो वाइड क्यूआरएस हो सकता है. ठीक है. टेकी एरिथमियाज में अब खुद सोच लो कि नैरो क्यूआरएस में कौन कौन से आएंगे. वाइड क्यूआरएस में वही आएगी ना सारे जिसमें आपके वेंट्रिकल्स के अंदर प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि क्यूआरएस इज गेटिंग प्रोलॉन्ग्ड. तो सारे जो वेंट्रिकल्स के मसले हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको वेंट्रिकल टैकिकार्डिया हो जाता है या वेंट्रिकल फिब्रिलेशन होती है या फिर आपको बंडल ब्रांच ब्लॉक्स हो जाते हैं, उसमें आपके क्यूआरएस की ड्यूरेशन बढ़ जाएगी, है ना. जब वो क्यूआरएस की ड्यूरेशन बढ़ेगी और साथ में वो टेकीआरिथमियाज भी हैं, तो a tachyarrhythmia with a wide QRS is basically pointing out towards ventricular problem. वेंट्रिकल के अंदर प्रॉब्लम हो रही है. एबी नोड और बंडल ऑफ हिज है ना, उससे जो नीचे नीचे वाला एरिया है ना, उसके अंदर प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आपका जो कॉन्ट्रैक्शन टाइम है वेंट्रिकल्स का वो इंक्रीज कर रहा है. ठीक है. वाइड क्यूआरएस की बात कर रहे हैं. इसमें सारे वेंट्रिकुलर टैकिकार्डियाज आएंगे, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशंस आएंगी, इसमें आपका बंडल ब्रांच ब्लॉक्स आएंगे. ठीक है. अब हम डिस्कस करते हैं नैरो क्यूआरएस वालों को. नैरो क्यूआरएस वाले वो है जिसमें आपका जो क्यूआरएस की ड्यूरेशन है वो 0.12 सेकंड से कम है. इट डिड नॉट इंक्रीज, इट डिड नॉट गो अबव 0.12 सेकंड्स. ठीक है. अब 0.12 सेकंड्स में किसकी हो सकती है? ठीक है. मतलब कि आपका जो वेंट्रिकल है इट्स कंप्लीटली फाइन, उसका जो कॉन्ट्रैक्शन टाइम है इट्स कंप्लीटली फाइन, लेकिन पेशेंट टैकिकार्डिया में है. अब वो टैकिकार्डिया कहां से आ रहा है? इट्स मोस्ट प्रोबेबली वेंट्रिकल्स के अलावा ऊपर वाला एरिया भी तो है ना, तो इट्स मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम द एट्रियम. तो सारे जो एट्रियल फ्लटर हो गया, एट्रियल फिब्रिलेशन हो गया, ठीक है, ये सारे आपके नैरो क्यूआरएस में आ जाते हैं. ठीक है. यहां तक सबको क्लियर है? तो से यस. इफ एनीवन हैज क्वेश्चंस टिल नाउ, आस्क मी एनी क्वेश्चंस यू हैव. अली मुराद जमाल है हमारे साथ आज. ठीक है. एएमजे जाइना हसन गोंदर इज हियर, गजल. ठीक है. तो यहाँ तक हमें बेसिकली चीजें क्लियर है. कल हमारी O19 की क्लास मिस हो गई थी, तो इसलिए क्योंकि थोड़े क्राइसिस चल रहे थे जिंदगी में, तो वी आर गोइंग टू, तो O18 वाले बच्चे भी सारे आज हमारे साथ इधर हैं. ठीक है.
एरिथमियास में वी डिसाइडेड कि टेकी एरिथमियास है या ब्रेडी एरिथमियास है, और टेकी में नैरो है और वाइड कॉम्प्लेक्स वाइड क्यूआरएस है। ठीक है, यहाँ तक हमें पता लग गया है। वाइड कौन से वाले 0.12 से ज्यादा और नैरो कौन से 0.12 से कम। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो आपके टू मेन टाइप्स ऑफ एरिथमियास है हम उनकी देख लेते हैं पिक्चर्स, और वो किस तरह के नजर आएंगे आपको ईसीजी के अंदर। ठीक है, द टू मेन एरिथमियास आर टेकी और ब्रेडी। ठीक है, टेकी में बेसिकली आपका हार्ट रेट ग्रेटर देन 100 बीट्स पर मिनट हो जाता है, और जो ब्रेडी है उसमें हार्ट रेट लेस देन 60 बीट्स पर मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ योर ईसीजी इज गोइंग टू लुक लाइक, अ टेकीकार्डिया वाली ईसीजी एंड अ ब्रेडीकार्डिया वाली ईसीजी। ठीक है, बोथ दीज ईसीजीज आर गोइंग टू प्रेजेंट इन अ डिफरेंट वे। ठीक है, नॉर्मल अपनी याद रखो, टेकी की याद रखो और ब्रेडी की याद रखो, इस तरह की होगी। अगर इन्हीं ईसीजीज के अंदर एब्नॉर्मेलिटीज आना शुरू हो जाए, इसमें टेकी के अंदर इरेगुलर पल्स हो जाएगी, तो वो एट्रियल फिब्रिलेशन व्हिच इज अ टाइप ऑफ अ टेकी एरिथमिया, तो वो बन जाएगा। और ब्रेडी में अगर यहाँ पे इनकी ड्यूरेशन फॉर एग्जांपल पी वेव्स की और जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वो इंक्रीज करनी शुरू करता है, इनके बीच में डिस्टेंस आना शुरू कर जाए, तो उसको हम एवी ब्लॉक कहना शुरू कर देते हैं, तो वो ब्रेडीकार्डिया के अंदर फॉल करता है। ठीक है, तो बेसिक्स आपकी टेकी और ब्रेडी के ऊपर होती हैं, और उन टेकी और ब्रेडी के अंदर आप फर्दर क्लासिफाई करते हो अपने बाकी एरिथमियास को। सही है, आगे चलते हैं। नाउ दिस इज अनदर एग्जांपल। नॉर्मल रिदम देखो, एक पी क्यू आर एस टी वेव्स आ रही है, नॉर्मली आ रही हैं। दिस इज अ ब्रेडी एरिथमिया, ब्रेडीकार्डिया में चला गया पेशेंट, हार्ट रेट बहुत कम हो गया, 60 बीट्स पर मिनट से कम हो गया है। और ये जो टेकीकार्डिया वाला है इसका 100 बीट्स पर मिनट से ज्यादा हो गया है हार्ट रेट। ठीक है, अब द थिंग इज when you say sinus, जब आप वर्ड यूज करते हो ना साइनस टैकिकार्डिया और साइनस ब्रेडिकार्डिया, दैट मींस दैट इज अ नॉर्मल टैकिकार्डिया एंड अ नॉर्मल ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, साइनस, व्हेनेवर द वर्ड साइनस इज यूज्ड, दैट मींस के आपकी हर क्यूआरएस के पहले एक पी वेव आई थी, व्हिच इज अ नॉर्मल मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ एन ईसीजी, कि हर क्यूआरएस से पीछे एक पहले आपकी पी वेव आती है। ठीक है, तो व्हेनेवर दे टॉक अबाउट कि साइनस रिदम था, साइनस टैकिकार्डिया था या साइनस पेडिकार्डिया था, दैट मींस कि एक पी वेव आई जिसके बाद एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आया। अगर इसके बीच में कोई गड़बड़ होगी, अगर क्यूआरएस ऊपर नीचे हो गया या पी वेव मिस हो गई, तो दैट इज नो लॉन्गर साइनस, दैट इज समथिंग एल्स, दैट इज समथिंग लाइक या वो एफएब में जा रहा है या वो एट्रियल फ्लटर में जा रहा है, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग विद द पेशेंट। ठीक है, तो राइट नाउ हमने अभी तक जो डिस्कस किया है टेकी और ब्रेडी एरिथमियास को डिस्कस किया, और हमने साइनस टैकिकार्डिया और साइनस ब्रेडिकार्डिया की दोनों ईसीजीस को देखा है। ठीक है, दिस इज ऑल व्हाट वी हैव डन सो फार। आगे चलते हैं। अब इसको हम फिर से क्लासिफाई करते हैं जैसे मैंने पहले बताया था। ठीक है, एरिथमियास हो जाएंगे, एरिथमिया से ब्रेडिकार्डियाज हो जाते हैं और टैकिकार्डियाज हो जाते हैं। ब्रेडी में हार्ट ब्लॉक्स आ जाते हैं और सिंपल ब्रेडिकार्डिया होता है जिसको हम साइनस ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। ठीक है, लेस देन 60 बीट्स पर मिनट, नॉर्मल है, साइनस है, पी वेव आएगी, साथ में क्यूआरएस भी आएगा। हार्ट ब्लॉक में क्या हो रहा है, हार्ट ब्लॉक में तुम्हारे वो आते हैं सारे, मतलब कि हार्ट ब्लॉक में यू हैव ऑल दोस अदर टाइप्स, फॉर एग्जांपल एबी नोडल हार्ट ब्लॉक जिसमें टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 सारे आएंगे, और राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक्स और जो आपके एवी ब्लॉक्स है ना, वो सारे हार्ट ब्लॉक्स के अंदर क्लासिफाइड होते हैं। दे आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ ब्रेडिकार्डिया। राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक जो बेसिकली हिस पोटेंशियल फाइबर्स के नीचे होते हैं, और जो एवी ब्लॉक्स होते हैं वो एवी नोड के ऊपर होती हैं, बंडल ऑफ हिस के अंदर होते हैं। ठीक है, अभी हम आगे डिस्कस करते हैं, नथिंग टू वरी अबाउट, ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग चीज है। ठीक है, तो योर सिंपल ब्रेडिकार्डियन हार्ट ब्लॉक फॉल्स इनटू द ब्रेडिकार्डिया। अब टेकी में जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि 0.12 सेकंड्स की लिमिट हमने रखी है, अगर वो 0.12 से कम है, ठीक है, तो उसमें तुम्हारा नैरो कॉम्प्लेक्स टैकिकार्डिया आ जाएगा। सही है, 0.12 से कम है, नैरो कॉम्प्लेक्स टैकिकार्डिया में तुम्हारा एट्रियल फ्लटर आएगा, एट्रियल फिब्रिलेशन आएगा, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डियाज आएंगे, साइनस टैकिकार्डिया आएगा। साइनस का मतलब ये हुआ कि एक पी वेव थी preceding every QRS every QRS was every P wave was क्या कहेंगे, every QRS was followed by a P wave, मतलब कि P wave के बाद एक QRS हमेशा आया है साइनस के अंदर, that is your sinus rhythm, that can be sinus brady और sinus tachy। ठीक है, अब जो टैकिकार्डिया जो ब्रॉड कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें क्यूआरएस की ड्यूरेशन 0.12 सेकंड से ज्यादा हो जाती है, 120 मिली सेकंड से ज्यादा हो जाती है, उसमें बेसिकली आपका वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया आता है और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होती है। तो जो सारे ब्रॉड कॉम्प्लेक्स वाले हैं ना, उनको याद रखो, दे आर मोर और लेस ओरिजिनेटिंग इन दी वेंट्रिकल्स, सारे वो वेंट्रिकल्स में निकल रहे हैं। और जो नैरो कॉम्प्लेक्स वाले हैं वो ऊपर है,
बिकॉज QRS तो ठीक है, QRS तो 0.12 सेकंड से कम है, इसका मतलब है कि वेंट्रिकल्स अपने टाइम पे और सही तरह से कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं और उनकी जो ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो ठीक है। तो जो मसला था टेकीकार्डिया वाला, वो वेंट्रिकल से ऊपर था नैरो कॉम्प्लेक्स में, तो उसमें सारे एट्रिया की कॉजेज आ जाती है, एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर, एसवीटी वगैरह सब कुछ आ जाता है। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो मुझसे पूछो। Say yes if everything is clear and we can go on. Why SVT is in narrow complex? देखो, SVT is ना, SVT is a type of a tachycardia which is called supraventricular tachycardia, मतलब ventricles से ऊपर। Supraventricular मतलब it's not involving the ventricles, it is above the ventricles। ठीक है, इसको हम supraventricular tachycardia कहते हैं। तो इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम द एट्रियम, एट्रिया से आ रहा है। जब वेंट्रिकल्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे तो इवेंचुअली वो फिर नैरो कॉम्प्लेक्स में जाएगा। सही है मरियम? ठीक है, तो इस सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। आगे चलते हैं। अब साइनस रिदम क्या होता है? साइनस रिदम में बेसिकली ये होता है कि योर पेसमेकर ऑफ द हार्ट इज द एसए नोड। ठीक है, जो रिदम होता है ना, द रिदम, जिस रिदम, साइनस रिदम, उसको हम बेसिकली वो कहते हैं जिसमें पी वेव्स अपराइट होती हैं लीड 1 और लीड 2 में, और इन्वर्टेड होती हैं लीड एवीआर और V1 में। अब यहाँ पे देखो, लीड 1 में और लीड 2 में इसकी जो दोनों पी वेव्स है वो अपराइट है, लेकिन एवीआर में देखो, एवीआर में दे आर इन्वर्टेड, V1 में दे आर इन्वर्टेड। दिस इज अ नॉर्मल ECG, normal, and this is majorly because of the location of these leads और इनके डिपोलराइजेशन सर्किट्स होते हैं, वो सारी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी वाली बातें, उसमें अभी डिटेल में मत जाओ। लेकिन एक नॉर्मल साइनस रिदम में ये होगा कि हर पी वेव के बाद एक QRS आएगा, और जो पी वेव है वो अपराइट आपको नजर आएगी लीड 1 और लीड 2 के अंदर, और वो इन्वर्टेड आपको AVR और V1 के अंदर मिलेगी। AVR और V1 के अंदर आमतौर पे आपकी जो पी वेव्स होती हैं वो इन्वर्टेड ही मिलती हैं। दैट इज नॉर्मल। ठीक है, दैट इज नॉट पैथोलॉजिकल, दैट इज समथिंग व्हिच इज नॉर्मल, दैट नॉर्मली अकर्स। ठीक है, दैट इज बेसिकली साइनस रिदम। आगे चलते हैं। अब जो साइनस एरिथमियाज आ जाते हैं, फ्लक्चुएशन ऑफ द नॉर्मल ऑटोनॉमिक टोन ऑफ द हार्ट, और इससे की दो टाइप्स होती है, साइनस टैकीकार्डिया होगा या साइनस ब्रेडिकार्डिया होगा। ठीक है, आमतौर पे ये रेस्पिरेशन से रिलेटेड होता है। इंस्पिरेशन पे पैरासिम्पैथेटिक टोन फॉल कर जाएगी तो हार्ट रेट राइज करेगा, और एक्सपिरेशन पे पैरासिम्पैथेटिक टोन राइज करेगी और हार्ट रेट फॉल कर जाएगा। तो इंस्पिरेशन पे हार्ट रेट ज्यादा होता है और एक्सपिरेशन पे हार्ट रेट कम होता है। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इसके बारे में तुम लोग को इतना पता होना जरूरी नहीं है। ठीक है, नो वन आस्क्स दिस, कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा इसके ऊपर, सो डोंट वरी अबाउट इट। बस इतना पता होना है कि साइनस एरिथमियाज में साइनस टैकी और साइनस ब्रेडी आता है। अभी जो एरिथमियाज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मुसलसल, हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया ना कि एरिथमियाज हो रहे हैं। हमने डिस्कस किया कि किस तरह के एरिथमियाज हैं, क्लासिफाई कैसे कर लिया, नॉरो ब्रेडी टैकी में करा, फिर टैकी को नैरो और ब्रॉड कॉम्प्लेक्स में किया, और ब्रेडी को हमने जो थे सिंपल ब्रेडी कार्डिया और हार्ट ब्लॉक्स में कर लिया क्लासिफाई, है ना। why are these basically occurring, that is the question now। अब इसकी तीन किस्म की कॉजेज होती है एरिथमियाज करने की। या तो ऑटोमेटिसिटी इंक्रीज हो जाती है, मतलब ऑटोमेटिक हो जाता है हार्ट, री एंट्रेंट सर्किट्स बन जाते हैं, या कोई ट्रिगर्ड एक्टिविटी होती है। अब जो ऑटोमेटिसिटी की बात करते हैं ना, उसमें ये होता है कि आपका फॉर एग्जांपल ऑटोमेटिसिटी तब इंक्रीज होगी ना जब आपका कोई ऐसा टिश्यू है जो डिपोलराइज हो रहा है, अपनी मर्जी से डिपोलराइज हो रहा है, उसको ही इज लाइक आई डोंट केयर, आई एम गोना डिपोलराइज माय सेल्फ। इसमें आपके बेसिकली आ जाते हैं एक्टोपिक फोकस आ जाते हैं, एक्टोपिक फोकाई बन गया, और ना वो बार बार रिपीटेडली डिपोलराइज हो रहा है, जिसकी वजह से वो एट्रिया को भी डिपोलराइज कर रहा है, वेंट्रिकल को डिपोलराइज कर रहा है, हर चीज को डिपोलराइज कर रहा है। तो देयर इज समथिंग व्हिच इज एक्टिंग लाइक एसए नोड, और वो खुद अपने सिग्नल्स भेजे जा रहा है। दैट इज बेसिकली योर ऑटोमेटिसिटी, ऑटोमेटिक हो गया सब कुछ। ठीक है, और ये ऑटोमेटिसिटी क्यों आती है? एमआईज की वजह से आती है, क्योंकि इन्फेक्टेड टिश्यू सही तरह से रिपोलराइज नहीं होता और ज्यादा देर तक डिपोलराइज रहता है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि आपके री एंट्रेंट सर्किट्स बन जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ना, जो आपका बेसिकली कंडक्ट, जो आपका वोल्टेज बना है ना, वो रिपोलराइज नहीं हो रहा और वो सर्कुलरली ट्रेवल कर रहा है। देखो इसको, इसकी ना री एंट्री हो रही है, इस लोकल री एंट्री को देखो, इसके लेफ्ट एट्रियम के अंदर, इस पिक्चर में विच इज ऑन द राइट साइड, इस पिक्चर के अंदर इट इज गोइंग इन सर्कल्स, मतलब कि वो डिपोलराइज नहीं हो रहा और वो बार बार आपके बेसिकली एक टिश्यू को
डिपोलराइज करे जा रहा है और रिपोलराइज नहीं हो रहा. इट्स इन अ स्टेट ऑफ कांस्टेंट कॉन्ट्रैक्शन और थोड़ी सी रिलैक्सेशन. आमतौर पे जो लोकल री एंट्री जैसे होती है ना, दिस अकर्स इन एट्रियल फ्लटर्स. फ्लटर्स के अंदर इस तरह के ना सर्किट्स बन जाते हैं जो रेस्ट पे नहीं जाते और दे कीप ऑन अकरिंग. तो पेशेंट का हाथ फड़फड़ाता रहता है. इट्स द हार्ट इज लाइक फड़फड़ा रहा है और ना उससे बीट भी नहीं किया जा रहा, इसी तरह उसकी कोई आउटपुट भी नहीं है और वो बिल्कुल रिलैक्स भी नहीं कर रहा. इट्स कीप ऑन बीटिंग. इसको एट्रियल फ्लटर कहते हैं बेसिकली. दिस इज योर लोकल री एंट्री. ठीक है, तो री एंट्रेड सर्किट्स इस तरह बनते हैं. अब जो ऑटोमेटिसिटी अगर इंक्रीज हो जाएगी तो उसमें प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर बीट्स आ जाएंगी, प्रीमेच्योर एट्रियल बीट्स आ जाएंगी. वो डिफरेंट चीज होती है, वो अभी आगे डिस्कस करते हैं. अभी तो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं हम. अब ट्रिगर्ड एक्टिविटी किसमें आती है? फॉर एग्जांपल इसमें ना इसका जरा थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है. ठीक है, इसमें ना बेसिकली आमतौर पे आपके वेंट्रिकुलर एरिथमियास ट्रिगर्ड एक्टिविटी कराते हैं. इसमें ना बेसिकली ये होता है कि ना इनकम्प्लीटली डिपोलराइज्ड सेल मेम्ब्रेन होती है ना, उसकी सेकेंडरी डिपोलराइजेशन हो जाती है. इसकी डिटेल्स में पता होनी जरूरी नहीं है, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट. इसका नहीं पता होना चाहिए. बस 3 तरीके हैं जिसकी वजह से एरिथमियास हो रहे हैं. दैट इज द कॉन्सेप्ट दैट यू शुड हैव. एक्टोपिक बीट्स बन गए हैं, री एंट्री सर्किट्स बन रहे हैं, या कोई ट्रिगर्ड एक्टिविटी हो रही है. जो नीचे पिक्चर है इसमें देखो, यहाँ पे एक्टोपिक फोकाई बना हुआ है ग्रीन वाला. ये अपनी किस्म की बीट्स निकाल रहा है, अपनी किस्म की एबनॉर्मल कंडक्शन पाथवेज बना रहा है. तो पेशेंट का जो हार्ट है वो एरिथमिया में चला जाएगा उसके बाद. ठीक है, यहां तक हमने कर लिया. अब वे डू प्रॉब्लम्स अकर के एरिथमियाज होना शुरू हो जाएंगे? कहाँ कहाँ मसले हो सकते हैं? ठीक है, आपके मसले हो सकते हैं अगर हम ऊपर देखें, एवी नोड से ऊपर देखें तो साइनस नोड के अंदर मसले हो जाएंगे, एसए नोड के अंदर मसले हो जाएंगे. इसको हम साइनस नोड कहते हैं. मैंने एसए नोड, इसको साइनो एट्रियल नोड कहते हैं, इसको साइनस नोड भी कहते हैं, इसको एसए नोड भी कहते हैं. इसमें मसले हो सकते हैं. जो एट्रियम के अंदर सेल्स पड़े हैं उसके अंदर मसले हो सकते हैं. जो एवी नोड है उसके अंदर मसले होते हैं, हिस प्रोकंजर फाइबर्स के अंदर मसले होते हैं, और आपके वेंट्रिकुलर सेल्स के अंदर मसले हो सकते हैं. अब हम देखते हैं कि इंडिविजुअली अगर इन सब जगहों के अंदर मसले होंगे तो किस तरह के एरिथमियास प्रोड्यूस होंगे. व्हाट काइंड ऑफ एरिथमियास आर वी गोइंग टू सी इफ ईच ऑफ दीज एरियाज आर इन्वॉल्व्ड. इस लेक्चर में तुम्हें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है. दिस लेक्चर इज ऑल फॉर योर कॉन्सेप्ट्स, ताकि तुम्हारे एरिथमियास के कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए और फिर उसके बाद हम इंडिविजुअली एरिथमियास को डिस्कस करेंगे, क्योंकि एरिथमियास is probably one of the toughest topics in the whole of final year. फाइनल ईयर में से मुश्किल टॉपिक कोई भी नहीं है जितना एरिथमियास मुश्किल है. इसको पढ़ाना भी बड़ा मुश्किल काम है. तो अभी सिर्फ हम कॉन्सेप्ट्स बना रहे हैं. डोंट रिमेंबर एंड डोंट रटिफाई एनीथिंग राइट नाउ. ठीक है, अब हम डिसाइड ये करेंगे कि किस किस एरिया में क्या क्या मसला होगा, कि किस तरह का एरिथमिया आएगा. अगर हम सिर्फ एसए नोड को देख लें, एसए नोड के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. नॉर्मल तो इसका 60 to 100 होता है बीट्स. साइनस एरिथमिया में क्या होगा? साइनस एरिथमिया हमने डिस्कस किया था, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन पे डिफरेंट हो जाता है. ठीक है, इंस्पिरेशन पे टेकी में चला जाएगा और एक्सपिरेशन पे थोड़ा सा ब्रेडी पे चला जाएगा. साइनस टेकीकार्डिया हमें पता है ग्रेटर देन 100 है, साइनस ब्रेडी लेस देन 60 है. अब एस से ब्लॉक होता है, उसमें पूरी आपकी बीट ब्लॉक हो जाती है, इसके अंदर आगे दिखाई हुई अपीयरेंस लीड टू के अंदर दिखाई हुई है. और वॉन्डरिंग पेसमेकर होता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको डिस्कस मत करो अभी. ठीक है, तो ये जो बाकी सारे ना इनकी क्लिनिकल नोट्स ये बाद में पढ़ लेना, ये अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं तुम लोगों के लिए स्टेज पे. अभी तुम बस कॉन्सेप्ट बिल्ड करो कि एसए नोड क्या क्या कर सकती है, एसए नोड के अंदर क्या क्या मसले आ सकते हैं. आइदर द एसए नोड इज फायरिंग टू फास्ट, बहुत ज्यादा जोर से उसने फास्ट बीटिंग शुरू कर दी तो साइनस टेकीकार्डिया में चला जाएगा पेशेंट. इट्स वेरी फास्ट, 100 से ज्यादा चले गया. या फिर इट इज फायरिंग टू स्लो, तो वो साइनस ब्रेडी में चला जाएगा. ठीक है, तो ये दो मसले तो हमें पता लगे कि या तो ये ज्यादा जोर से पागल हो जाएगा एसए नोड, या ये स्लो हो जाएगा, तो ये साइनस टेकी या साइनस ब्रेडी करा सकता है. ठीक है, या ये 6 साइनस सिंड्रोम करा देगा कि कभी कभार बीट करेगा लेकिन कभी कभार कहेगा कि मैंने बीट ही नहीं करना. दैट इज योर एसए नोड. 6 साइनस सिंड्रोम में क्या होता है बेसिकली, योर पेशेंट इज लाइक के आपका हार्ट ना एकदम से रुक जाता है. जैसे कि माय फादर सफर्स फ्रॉम 6 साइनस सिंड्रोम. उनका अगर हम होल्टर मॉनिटर देखते हैं ना तो उसमें ये होता है कि लाइक जो उनकी होल्टर की मॉनिटरिंग हमने की थी, वी डिड अ मॉनिटरिंग ऑफ लाइक 24 आवर्स उनके हार्ट की. उसमें क्या हुआ कि रात को फॉर मोर देन 7 सेकंड्स उनका हार्ट 2 दफा बिल्कुल बंद हो गया था. इट वाज अ फ्लैट लाइन ईसीजी फॉर 2 मिनट्स, फॉर 2 टाइम्स, 5 या 7 सेकंड्स के लिए. दैट इज बेसिकली 6 साइनस सिंड्रोम. आपकी साइनस जो आपकी एसए नोड है ना, वो इम्पल्सेस देना छोड़ देती है फटा एकदम से. इट्स गोइंग टू लीव योर इम्पल्सेस, और जब उसकी वापस इट रिगेन्स इट्स पावर तो जल्दी से वो बहुत ज्यादा इम्पल्सेस देना शुरू करेगी. तो इट्स लाइक अ ब्रेडिकार्डिया एंड टेकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया एंड टेकिकार्डिया विद
अब मोमेंट जिसमें पल्सलेस रिदम होगा, मतलब कि देयर इज नो पल्स, देयर इज नो रिदम, बिल्कुल फ्लैट लाइन एसिस्टली में चला जाएगा, टकी आएगा, ब्रेडी आएगा, एसिस्टली आएगी, टकी ब्रेडी एसिस्टली। अब सिक्स साइनस सिंड्रोम होता है क्यों है वो हम डिस्कस करेंगे, फाइब्रोसिस वगैरह और ओल्ड एज में होता है, लेकिन दिस इज अ प्रॉब्लम विद योर एसए नोड, जिसकी वजह से इस तरह का एक एरिथमिया आ जाएगा आपको, जिसको हम सिक्स साइनस सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? से यस, साइनस टकी हमने डिस्कस किया, साइनस ब्रेडी डिस्कस किया, अभी हम एसए नोड को डिस्कस कर रहे हैं। सबको समझ आ रही है? ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन आया था बड़ा सारा, मैं जरा देखूं किसने क्वेश्चन दिया। whenever word sinus is used, pedicynus or tachysinus, these are physiological every time? Yes, more or less they are physiological, more or less they're physiological but not necessarily। आमतौर पे इनको एमआईएस वगैरह या फिर हाइपोथर्मिया, हाइपोथायराइडिज्म बाकी डिजीजेस भी कर सकती है, जैसे हाइपोथायराइडिज्म वाला साइनस टैकीकार्डिया में गया होगा। साइनस का मतलब ये है कि पी वेव के बाद आपकी क्यूआरएस आ रही है, ठीक है, रिदम में मसला नहीं है, रिदम की बस स्पीड में मसला है, दैट इज साइनस रिदम। अब वो किस वजह से हो रहा है, दैट इज कम्प्लीटली कम्प्लीटली डिफरेंट ना। साइनस ब्रेडी एमआई में भी हो सकता है, जैसे कि राइट कोरोनरी आर्टरी की इंफार्क्शन में साइनस ब्रेडी होता है पेशेंट को, इट्स नॉट अनदर काइंड ऑफ ए ब्रेडी, इट इज अ साइनस ब्रेडी, जिसमें पी वेव और क्यूआरएस आपका पूरा तरह आ रहा होता है। ठीक है, तो डोंट कंफ्यूज इट कि उनकी एटियोलॉजी क्या है, डोंट कंफ्यूज इट विद एटियोलॉजी, एटियोलॉजी इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, साइनस का मतलब है कि पी के बाद क्यूआरएस आ रही है, उसका तरीक जो उसकी मॉर्फोलॉजी वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगर हम एट्रियल सेल्स को देखें, एट्रियल सेल्स में क्या क्या हो सकता है? एट्रियल सेल्स में कोई फायरिंग होगी ओकेजनली किसी भी फोकस से, अगर एक टॉपिक फोकस बन गया एट्रिया के अंदर, ठीक है, तो एकदम से प्रीमेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगी, जैसे कि ये लुक एट दिस वन, दिस इज अ प्रीमेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज बिकॉज ऑफ एन एक्टोपिक फोकस जो आपका एट्रिया में पड़ा हुआ था। वही हम एटियोलॉजीज को डिस्कस कर रहे हैं ना, वही हम द वे दीज अकर्स, और इनमें जो सारे मसले होते हैं, जैसे एट्रियल एक्टोपिक बीट्स का तुम्हें पूरा एक थोड़ा सा पैराग्राफ दिया हुआ है डेविडसन के अंदर, वो इतना अच्छा भी नहीं है वैसे। एट्रियल एक्टोपिक बीट्स इस तरह होती है कि वहां पे एक फोकस बना हुआ होगा, वो फोकस अपनी मर्जी से एकदम से बीच में फायर कर देगा, कभी कभार ओकेजनली, नॉट नॉट कि वो हमेशा करेगा, इट वोंट डू इट ऑल द टाइम, कभी कभार वो बीच में एक बीट दे देगा जिसकी वजह से थोड़ा सा रिदम डिस्टर्ब हो जाएगा, एक बीट पहले आ जाएगी, दिस इज कॉल्ड अ प्रीमेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, is because of a focus which is there in the atrium। अभी हम atrial cells की प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं, हमने एसए नोड की प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जिसमें साइनस पेडी, साइनस टैकी और सिक्स साइनस सिंड्रोम था। अब हम atrial cells की प्रॉब्लम्स की तरफ आ गए हैं। ठीक है, तो दिस इज अ बेसिकली एन एक्टोपिक फोकाई जो अपनी मर्जी से एक दफा बीच में कभी कभार बीट कर देता है। अगर वो कॉन्टिन्यूस हो जाता है और साथ में एक लूपिंग हो जाती है री एंट्रेंट सर्किट की, मतलब वो सर्किट आया जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, और बार बार डिपोलराइज स्टेट में जाया जा रहा है, रिलैक्स नहीं कर रहा, इट्स नॉट रिलैक्सिंग। ठीक है, कंटिन्यूसली फायरिंग हो रही है उस सर्किट के अंदर, री एंट्रेंट सर्किट बन गया, लूपिंग हो गई उसके अंदर, जिस तरह हमने डिस्कस किया था, देन इट बिकम्स अ एट्रियल फ्लटर। दिस इज बेसिकली एन एट्रियल फ्लटर। अभी हम सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले दिनों में, ठीक है, डोंट वरी, इनको भी हम वी आर बिल्डिंग अ कॉन्सेप्ट। तो एकदम से सारी की सारी कंटिन्यूसली फॉलो करना शुरू कर गया और रीएंट्रेंट सर्किट बन गया, एक लूप बन गया, कंप्लीटली डिपोलराइज स्टेट में बार बार वो करे जा रहा है, डिपोलराइज हो जा रहा है, मुसलसल हो जा रहा है। ठीक है, और ये एट्रियल फ्लटर इसे कहते हैं। इसमें एट्रियल फ्लटर में जो एमसीक्यू आता है ना, वो शॉर्ट टूथ अपीयरेंस आती है आपकी ईसीजी में, तो याद रखना शॉर्ट टूथ अपीयरेंस जो होती है ईसीजी के अंदर, शॉर्ट टूथ पैटर्न दैट अकर्स इन एट्रियल फ्लटर। ठीक है, तो हमने एट्रियल के सेल्स को डिस्कस कर लिया। अब हमने एक और चीज डिस्कस की। अब एट्रियल सेल्स पे एक और प्रॉब्लम हो सकती है कि वो फायर कंटिन्यूसली करेंगे और उसमें मल्टीपल फोकाई बनेंगे, एक लूप नहीं बना मगर मल्टीपल माइक्रो रीएंट्रेंट्स बन गए, मतलब कि एक कॉन्टिन्यूस लूप नहीं बना। कॉन्टिन्यूस लूप का ये होता है कि उसमें ना एक रेगुलरिटी होती है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस जो एट्रियल फ्लटर है ना, उसमें रेगुलरिटी होगी, जो अगर उसमें रेगुलरिटी नहीं हुई बिकॉज लूप नहीं बना और बहुत सारे माइक्रो री एंट्रेंट्स से हर तरफ बिजार किस्म की इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, तो पेशेंट आपका एट्रियल फिब्रिलेशन में चला जाएगा। बिजार किस्म की इलेक्ट्रिसिटी हर तरफ आपके हार्ट में फिर, कोई लूप सिंगल लूप नहीं है, कोई उसकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इट्स बेसिकली अ बिजार इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी गोइंग ऑल ओवर योर एट्रियम, दैट इज योर एट्रियल फिब्रिलेशन। ये एट्रियल फिब्रिलेशन होगी है। ठीक है, तो एट्रिया में हमने तीन किस्म के प्रॉब्लम्स डिस्कस किए। ठीक है, एट्रिया में हमने डिस्कस किया कि एक्टोपिक बीट्स बन जाती हैं, कभी कभार ओकेजनली आ जाती है।
फिर हमने डिस्कस किया कि कभी कभार ये होता है कि लूपिंग हो जाती है और कॉन्टिन्यूसली एक साइकिल चलती जाती है जिसमें एट्रियल फ्लटर में हो जाता है। लेकिन फिर क्या होता है कि मल्टीपल फोकस बन जाते हैं और मल्टीपल माइक्रो ओरिएंटेड होते हैं और बिजार एक्टिविटी होती है, उसका कोई पैटर्न नहीं होता, तो वो एट्रियल फिब्रिलेशन में चला जाता है। एट्रियल फिब्रिलेशन का जो सबसे बड़ा टिडबिट है, इट इज ऑलवेज गोइंग टू हैव एन इरेगुलर हार्ट रेट। इरेगुलर हार्ट बीट होगी। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम आगे डिस्कस करेंगे। तो दिस वाज ऑल फॉर योर एट्रियल सेल्स। यहाँ तक सबको समझ आ गई एट्रियल सेल्स तक? सही है। अगर कोई क्वेश्चन तो मुझसे पूछ लें। टसमस को समझ आ रही है, अली को समझ आ रही है, गुड। बुरहान, बिलावल, अमीन, तुम दोनों को समझ आ रही है? विशाल दाऊद, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग, गुड, परफेक्टली फाइन। ठीक है, तो वी आर डूइंग इट इन अ वेरी कॉन्सेप्चुअल वे, हम सब कुछ कॉन्सेप्चुअली लेके चल रहे हैं। सही है। अब हम देखते हैं कि अगर एट्रियल सेल्स में एक और प्रॉब्लम आ जाती है। एट्रियल सेल्स में एक और प्रॉब्लम होती है, उसको हम कहते हैं मल्टीफोकल एट्रियल टैकिकार्डिया। इसमें ना पी वेव की मॉर्फोलॉजी के ऊपर होते हैं, इसमें भी मल्टीपल फायरिंग होती है सर्किट्स के अंदर। ये भी इरेगुलरली होता है मोस्टली, लेकिन इसमें ना आपको 3 पी वेव मॉर्फोलॉजी नजर आती है। डिफरेंट 3 पी वेव मॉर्फोलॉजी नजर आएंगी इसमें। जो पी वेव की जो मॉर्फोलॉजी है वो खराब हो जाती है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको डिस्कस मत करो, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, ये कोई पूछता भी नहीं है मल्टीफोकल एट्रियल टैकिकार्डिया। जो मेजर तुम्हारे से पूछे जाएंगे ना, वो बेसिकली एट्रियल फ्लटर है और एट्रियल फिब्रिलेशन है। इसकी इसमें भी मल्टीपल फायरिंग हो रही होती है, इसमें भी बिजार इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है जिस तरह एफएफ में होती है। मगर इसकी जो मॉर्फोलॉजी होती है ना आपके, क्या कहते हैं, पी वेव्स की, वो थोड़ी सी ना क्या कहते हैं, खराब हो जाती है। तो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ उसमें मॉर्फोलॉजी नजर आ जाती है। इसको हम डिटेल में जब करेंगे ना मल्टीफोकल एट्रियल टैकिकार्डिया, तो हम उसको तब याद कर लेंगे। अभी तुम इसकी डिटेल्स में मत जाओ वरना कंफ्यूज हो जाओगे। सही है, आगे चलते हैं। अब दिस इज हाउ इट इज गोना लुक लाइक। जैसे योर एफएफ, जिसमें आपकी एफएफ के अंदर इरेगुलर हार्ट बीट है, जिसमें आपका कभी भी कहीं भी आपकी कोई भी बीट आ सकती है, कोई रिदम नहीं है, कुछ भी नहीं है। एट्रियल फ्लटर है जिसमें आपका रिदम तो है वेंट्रिकल बीट्स का, देखो सही तरह आपने टाइम टाइम पे आ रही है ये। मगर जो आपका एट्रिया है ना, वो कॉन्टिन्यूस डिपोलराइजेशन में गया हुआ है, तो उसकी पी वेव्स हर तरफ आई हुई है। सॉटूथ पैटर्न आया हुआ है एट्रियल फ्लटर में। मल्टीफोकल में आपका इरेगुलर है, मगर आपकी पी वेव्स की मॉर्फोलॉजी टेढ़ी मेढ़ी होगी। इसमें देखो पी वेव्स की मॉर्फोलॉजी कितनी अजीब है, ये देखो अजीब सी पी वेव है, ये एक अजीब सी पी वेव है, ये उससे भी ज्यादा अजीब पी वेव है। तो मल्टीफोकल एट्रियल टैकिकार्डिया में आपकी बेसिकली पी वेव की एब्नॉर्मलिटी ज्यादा नजर आती है। ठीक है, ये इसी चीज देख के समझ आ रहा है? कोई मसला तो नहीं हो रहा है इस चीज में? इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन तो से यस, नहीं इफ यू वांट मी टू गो ऑन से यस, अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ ले मुझसे। ठीक है, बिस्मा, अक्सा, ठीक है, परफेक्टली फाइन। स्टे एट होम किधर है? स्टे एट होम नहीं है आज। पीस, स्टे एट होम, नूर खालिद, आपको समझ आ रही है? एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग? आई होप यू आर। ठीक है, परफेक्टली फाइन। अब यहां तक वी आर हियर। सही है, आगे चलते हैं। नाउ लेट्स गो टू योर एवी जंक्शन। एवी जंक्शन में क्या हो सकता है? सही है, एवी जंक्शन में ये हो सकता है कि आपकी जो ऐसे नोड से आ रही थी ना इलेक्ट्रिसिटी, वो एवी नोड तक पहुंची नहीं, वो ब्लॉक हो गई। दिस इज व्हाट वी कॉल एन एवी ब्लॉक। एट्रियोवेंट्रिकल ब्लॉक किससे कहते हैं? सही है। अब जो एट्रियोवेंट्रिकल ब्लॉक होते हैं ना, ये काफी टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री मोबिट्स टाइप 1, बेंकी बैक भी कहते हैं इसे। सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक मोबिट्स पर टाइप 2, सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक 2:1 होता है। इनकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवी ब्लॉक्स होते हैं। हम एवी ब्लॉक्स जब डिस्कस करेंगे ना, तो उसमें हम कर लेंगे। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है, जो इंशाल्लाह मेरी कॉल के बाद होगा, दैट इज गोइंग टू बी, शायद मैं O18 का आज ही रात को ले लूँ। O18 का शायद मैं आज रात को नेक्स्ट लेक्चर ले लूँ। लेकिन जो बाकी तुम सबका है ना, वो मेरी कॉल के बाद होगा, और उसमें हम एवी ब्लॉक्स को मेजरली डिस्कस करेंगे। तो ये डिफरेंट किस्म के एवी ब्लॉक्स हैं, और ये बेसिकली एवी जंक्शन प्रॉब्लम में होते हैं कि कहीं आपका इन्फार्क्टेड टिश्यू पड़ा है बीच में, जिसकी वजह से ऐसे नोड से आपकी इलेक्ट्रिसिटी एवी नोड तक सही तरह पहुंच नहीं रही, या एवी नोड से जो बंडल ऑफ हिस्स तक है ना, वहां तक सही तरह इलेक्ट्रिसिटी पहुंच नहीं रही, तो इसे एवी जंक्शन प्रॉब्लम कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर एवी जंक्शन प्रॉब्लम के अंदर, के एरिया के अंदर आपके कॉन्टिन्यूसली फायरिंग हो रही है और लूपिंग हो रही है री एंट्रेड सर्किट्स की, ठीक है, वही लूपिंग वाली बात आ गई ना, जो पहले आपने एट्रियल फ्लटर के अंदर पढ़ी थी।
कॉन्टिन्यूसली फायरिंग हो रही है एवी जंक्शन के ऊपर और वहां पे एक लूप बन गया है, ठीक है। तो जो ऊपर वाला एरिया है ना, जो ऊपर वाला एरिया है विच इज अबव दी, क्या कहते हैं, योर एवी नोड, जहाँ पे आपके एट्रिया आते हैं, वहां पे ज्यादातर कॉन्ट्रैक्शन होगी एंड दैट कॉन्ट्रैक्शन इज गोइंग टू बी आल्सो ट्रांसमिटेड टू दी वेंट्रिकल्स एज वेल, ठीक है। तो ओरिजिन बेसिकली उसका एट्रिया से हो रहा है, मगर इट इज ट्रांसेंडिंग इनटू द वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो इस बेसिकली अ प्रॉब्लम इन द एट्रियम जिसको हम सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया कहेंगे, लेकिन ये प्रॉब्लम एवी जंक्शन पे हो रही है, बट द प्रॉब्लम basically occurs at the atrium because you know कि AV junction is basically between the atrium and between the ventricles, ठीक है। तो जो सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया का प्रॉब्लम होता है ना, वो AV जंक्शन वाले एरिया पे होता है, और उसमें ये होता है कि बहुत ज्यादा ऊपर से फायर आ रही होती है, क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूस फायर एट्रिया से, और वो आपके वेंट्रिकल्स को उसी रेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करा देता है जिस तरह ऊपर रेट चल रहा होता है आपके एट्रिया का। तो इसको हम सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया कहते हैं, जो बेसिकली एट्रिया से ओरिजिन करता है। एसवीटी कहते हैं इसको। एसवीटी हमारा आया था उसके अंदर, हमारी ऑस्पी के अंदर जो ईसीजी आई थी ना, वो एसवीटी की आई थी, और उसका पूरा सिनेरियो था। ईसीजी जरूरी नहीं कि आपको ईसीजी से ही करना होता है डायग्नोस, आपको पूरा वो सिनेरियो देते हैं, उसमें पेशेंट के फीचर्स होते हैं बकायदा। तो फीचर्स वर मोर हेल्पफुल इन डायग्नोसिंग। मैंने गलत कर दिया था, मैंने एट्रियल फिब्रिलेशन लिखकर आ गया था, लेकिन किसी ने भी एसवीटी नहीं लिखा था, क्योंकि उसके अंदर ना इरेगुलर हार्ट रेट बना दिया था और साथ में कहते थे कि एसवीटी है, लेकिन उन्होंने सबने हमें एफएफ के नंबर भी दे दिए थे, क्योंकि वो एफएफ भी लग रहा था सबको फिर बाद में, ठीक है। तो ये बहुत वेरी करता है, इसी से जरा मुश्किल होती है पढ़ना, ठीक है। तो दिस इज योर सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, एवी जंक्शन प्रॉब्लम है ये। अब हम आ जाते हैं वेंट्रिकुलर सेल्स पे। मुझे बताओ कि हमने जो अभी तक डिस्कस किए ऐसे नोट में से मुझे कोई भी लिख के बता दे चैट बॉक्स के अंदर, ऐसे नोट की क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। साइनस टैकी ब्रेडी टस्मस बता रहा है, और सिक्स साइनस सिंड्रोम, सिक्स साइनस, वेरी गुड। सिक्स साइनस, साइनस टैकी, साइनस ब्रेडी, वेरी गुड। तो मतलब दीज आर द प्रॉब्लम्स व्हिच आर गोइंग टू अकर एट योर एसे नोट। अब मुझे बताओ कि आपके एट्रियल सेल्स के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नारेब खेरी एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकती है, वेरी गुड। एट्रियल फ्लटर हो सकता है, और एक और चीज थी, मल्टीफोकल एट्रियल टैकिकार्डिया, चार, चौथी चीज भी थी यार, प्रीमेच्योर एट्रियल बीट्स, तो भूल ही गए हो तुम सारे। हसन बोलो थैंक यू। प्रीमेच्योर एट्रियल बीट्स, नंबर वन। नंबर टू एट्रियल फ्लटर, नंबर थ्री एट्रियल फिब्रिलेशन, एंड मल्टीफोकल एट्रियल टैकिकार्डियास। ये चार किस्म की मॉर्फोलॉजीज हैं जो आपकी आएंगी इसके अंदर। एवी जंक्शन में क्या क्या मसले हैं। एसवीटी एंड एवी ब्लॉक, वेरी गुड। तो एसवीटीज और एवी ब्लॉक्स आपके बेसिकली एवी जंक्शन की वजह से होते हैं, सही है। अब हम चलते हैं कि वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकुलर सेल्स के क्या क्या मसले हो सकते हैं। अगर हम वेंट्रिकुलर सेल्स को देखें, अगर वही वाली बात जो हमने जो एट्रियल प्रीमेच्योर एट्रियल बीट्स में डिस्कस की थी, अगर हम देखें कि फायरिंग हो रही है किसी कॉन्टिन्यूसली एक फोकाई के अंदर आपके वेंट्रिकल्स के अंदर, ठीक है, तो दैट कैन लीड टू प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। इसमें क्या होता है कि देखो ये पीवीसीज ना इस तरह नजर आती हैं, एक नॉर्मल उसको देखो, लुक एट अ नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इन पीक्यूआरएसटी देखो नॉर्मल, और ये जो प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है, इसमें पूरी एक कॉन्ट्रैक्शन बड़ी सारी आएगी और वो सारी मॉर्फोलॉजी आपकी सीजी खराब कर देगी, और फिर इसके बाद एक कॉम्पनसेटरी पे पॉज आएगा, क्योंकि आपके हार्ट को रिलैक्स करने का टाइम चाहिए होता है, बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है। तो दिस इज हाउ योर प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इज गोइंग टू लुक लाइक, ठीक है। इस तरह की नजर आएगी आपको। और इसलिए क्या हो रहा है कि एक टॉपिक फोकस बना हुआ है, जो अपनी मर्जी से ओकेजनली उसने फायर किया है, उसकी मर्जी थी, उसने कहा कि मैं फायर करना चाहता हूं, उसने फायर कर दिया, ठीक है। दैट इज योर बेसिकली प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, कभी भी हो जाएगी, ओकेजनली होती है। हम चलते हैं कि अगर वो कॉन्टिन्यूसली फायरिंग हो रही है, मल्टीपल फोकस से, और उसमें री एंट्रेंट और लूप्स नहीं बन रहे ना, उसमें री एंट्रेंट्स बन रहे हैं मगर लूप्स नहीं बन रहे, कोई उसमें ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई उसके अंदर प्रॉपर क्या कहते हैं, कोई पैटर्न नहीं है, बिजार किस्म की इलेक्ट्रिसिटी चल रही है आपके वेंट्रिकल्स के अंदर, हर तरफ फायरिंग हो रही है, बुरे हालात हैं, कोई एरिया किस तरह कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कोई एरिया किसी तरह कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कोई पैटर्न ही नहीं है कॉन्ट्रैक्शन का।
दैट इज योर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। कोई पैटर्न नजर नहीं आएगा। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेडिकल इमरजेंसी, ठीक है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया इज अ वेरी बिग इमरजेंसी, इसको फटाफट आपको ट्रीट करना होता है। कभी कभार आपको हार्ट का जो शॉक होता है ना वो भी देना पड़ जाता है। तो दिस इज बेसिकली कंटिन्यूअस फायरिंग हो रही है, बहुत सारे मल्टीपल फोकस बन गए हैं। खासतौर पे ये कब होता है, जब आपके ना एमआईज जब हो जाते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है, तो उसमें बहुत सारे इन्फार्क्टेड टिश्यू अगर बन जाए ना आपके वेंट्रिकल्स के ऊपर, तो डिफरेंट तरीकों से फायर करना शुरू कर जाते हैं। हर तरह से वो फायर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो हर तरह से जब वो फायर करेंगे ना, तो बेसिकली दे आर गोइंग टू लुक लाइक दिस इज कॉल्ड अ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। अब अगर हम कहें कि मल्टीपल फोकस बन गए हैं और उनके बीच में लूपिंग होगी और एक ऑर्गेनाइजेशन आना शुरू हो गई है, एक ऑर्गेनाइज तरीके से वो कर रहे हैं। देखो दिस लुक्स सो ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल पिक्चर, क्या कहते हैं, वेल पैटर्नाइज्ड जिसको हम कहेंगे, ईसीजी। दिस इज योर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। इसमें लूपिंग हो रही है और इसमें कॉन्टिन्यूस और इसमें रेगुलरिटी है। जो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन उसमें रेगुलरिटी नहीं थी, मगर जो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है उसमें आपको पूरी की पूरी रेगुलरिटी नजर आएगी, क्योंकि एक लूपिंग हो रही है और री एंट्री सर्किट बन रहा है। सही है। दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू लुक लाइक। इसमें भी मल्टीपल फोकास हैं, लेकिन उनके बीच में लूपिंग होगी है और एक स्ट्रक्चर तरीके से वो बीट कर रहा है। यहाँ तक सबको समझ आ गई कि क्यों होते हैं आपके एरिथमियाज और हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच वन ऑफ योर पोर्शंस ऑफ द हार्ट। से यस इफ यू अंडरस्टैंड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो मुझसे पूछ लें। ये स्लाइड्स तुम्हें बहुत हेल्प करेंगी इंशाल्लाह फाइनल ईयर में ना, क्योंकि तुम्हारे जो होते हैं ना प्रॉब्लम्स, असल में ईसीजी इज इंपॉर्टेंट इन योर क्या कहते हैं, जो तुम्हारा ऑस्पी होती है ना उसमें इंपॉर्टेंट होती है ज्यादातर। उसमें तुम्हें साइनस चेकी, साइनस बेडी और एफएब बहुत देते हैं। एफएब के तो पता नहीं क्या शौकीन है, और एमआई, एफएब और साइनस चेकी, साइनस बेडी इनके फेवरेट ईसीजीज हैं, बहुत शौक से देते हैं ये लोग। ठीक है, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल ऑफ दीज ईसीजीज, दीज आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, मुझे बताओ वेंट्रिकुलर वेंट्रिकल्स में क्या क्या मसले हो सकते हैं? कैन एनीवन राइट कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं वेंट्रिकुलर सेल्स के अंदर? पीवीसी, वीफैब, वीटेक। पीवीसी, वीफैब, वीटेक, वेरी गुड। प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन हो सकती है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डियास हो सकते हैं और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो सकती है। ठीक है, परफेक्टली फाइन, यहाँ तक तुम सबको आता है। आगे चलते हैं, हाँ अपने नॉर्मल एरिथमियास की तरफ आते हैं। एंड वी आर गोइंग टू बिगिन विद साइनस पेडिकार्डिया। हमने पहले डिस्कस किया था ना कि ब्रेडीज होते हैं और टकीज होते हैं। ब्रेडीज में हम सिंपल वाले डिस्कस कर लेंगे, आज हम सिंपल साइनस पेडिकार्डिया डिस्कस करेंगे और फिर साइनस टकीकार्डिया डिस्कस करेंगे, और देन वी आर गोइंग टू डिस्कस योर सिक्स साइनस सिंड्रोम, एंड देन वी आर गोइंग टू एंड इट अप विद बंडल ब्रांच ब्लॉक्स। साइनस पेडिकार्डिया क्यों होता है? साइनस पेडिकार्डिया इज बेसिकली योर हार्ट रेट व्हिच इज लेस देन 60। सही है। इसको साइनस इसलिए कहते हैं बिकॉज रिदम शोज के हर पी वेव के बाद एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ रहा है। हेल्थी पीपल में कॉमन होता है, खासतौर पे एथलीट्स जो होते हैं ना, जो एक्सरसाइज करते हैं लोग, उनमें बहुत कॉमन होता है। अदर कॉजेज में आ जाता है एमआई। मुझे बताओ एमआई में कौन सी वाली आर्टरी जब ओक्लूड होती है तो आपको ब्रेडिकार्डिया होता है, और कौन सा वाला एमआई होता है, वो किस टाइप का एमआई होता है? एमआई कौन सा वाला होता है? इंफीरियर एमआई, वेरी गुड, राइट कोरोनरी आर्टरी गजल ने बताया, और किसी ने पहले भी उससे बताया था गजल से पहले, तो थैंक यू फॉर दैट। गजल और मरीहा ने बोला, वेरी गुड। तो दिस इज बेसिकली योर राइट कोरोनरी आर्टरी और इंफीरियर वॉल एमआई, जिसकी वजह से आपको साइनस ब्रेडिकार्डिया होता है। सिक्स साइनस डिजीज का हमें पता है, हमें फाइब्रोसिस वगैरह हो जाएगा, उसमें टकी और ब्रेडी दोनों होते हैं। हाइपोथर्मिया, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपोक्सिया, तीनों ऐसी डिजीजेस हैं जिसमें आपका मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाता है, वो तो ऑब्वियसली वो आपके ब्रेडिकार्डियास कराती हैं, हाइपोथर्मिया, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपोक्सिया। ठीक है, अगर आप हाइपरथर्मिया में चले जाओ तो टैकीकार्डिया हो जाएगा, हाइपरथायराइडिज्म में चले जाओ तो टैकीकार्डिया हो जाएगा। तो ये तीनों चीज याद रखना, हाइपोथर्मिया, हाइपोक्सिया और हाइपोथायराइडिज्म। ड्रग्स में अगर बीटा ब्लॉकर की ओवरडोजेज हो गई है तो ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। रेज्ड आईसीपी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर में ब्रेडिकार्डिया होता है। आईसीपी कब रेज होता है? हेड इंजरीज वगैरह में रेज हो जाता है। ठीक है, तो इन सब की चीजों की वजह से साइनस पेडी हो जाता है। एसिम्टोमेटिक की ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर सिम्टोमेटिक है पेशेंट तो कभी कभार आपको एट्रोपिन यूज करनी पड़ जाती है। हमने डिस्कस किया था कि इंफीरियर वॉल एमआई में आप एट्रोपिन यूज करते हो, 0.16 से 1.2 mg आप यूज करते हो, और कभी कभार आप साथ में पेसमेकर भी अटैच कर देते हो। ठीक है, तो दिस इज योर बेसिकली साइनस पेडिकार्डिया, जिसमें हर पी वेव के बाद एक क्यूआरएस आ रहा है। ठीक है,
आई होप कि यहाँ तक समझ आ गई हो सबको। साइनस टैकीकार्डिया क्या होता है? साइनस टैकीकार्डिया में होता है हार्ट रेट ग्रेटर देन 100, इस इंक्रीज सिंपैथेटिक रिस्पांस होगा, एक्सरसाइज होगी, इमोशन होगा, प्रेगनेंसी होगी, इन सब के अंदर आपका पेशेंट साइनस टैकीकार्डिया में जाएगा। अदर कॉजेज में क्या होता है? एनीमिया, हार्ट फेलियर, थायरोटॉक्सिकोसिस एंड ड्रग्स। डॉक्टर मोहम्मद अली खालिद ने क्वेश्चन पूछा था एक बच्ची से कि हार्ट फेलियर का सबसे पहला सिम्टम क्या होता है? What is the first symptom that you what is the first sign that you're going to see in a patient of heart failure? तो उसका आंसर था साइनस टैकीकार्डिया। उस बच्ची को तंग कर दिया था सर ने, उसको आंसर ही नहीं आ रहा था, तो उससे एंड में उसको बताया कि साइनस टैकीकार्डिया होता है। तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं सर, तो सबसे पहला हार्ट फेलियर का सिम्टम आपका साइनस टैकीकार्डिया होता है। थायरोटॉक्सिकोसिस हो सकता है और ड्रग्स भी करा सकती हैं आपका साइनस टैकीकार्डिया, जिसमें बीटा एगनिस्ट होती हैं, जिसमें आपके सारे जो बीटा एगनिस्ट नहीं होते, सैल्ब्यूटामॉल, टर्ब्यूटलीन वगैरह, ये सारी आपकी साइनस टैकीकार्डिया करा सकती हैं। ठीक है। एनीमिया क्यों कराता है? बिकॉज द बॉडी इज नॉट गेटिंग ऑक्सीजन, इट हैज द हार्ट टू पंप फास्टर एंड पंप मोर, तो इसलिए आप साइनस टैकीकार्डिया में चले जाते हो। ट्रीटमेंट में यू हैव टू ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज ऑफ साइनस टैकीकार्डिया। आगे चलते हैं। अब सिक्स साइनस सिंड्रोम क्या है? सही है, इसकी मैंने पिक्चर डाली है, नहीं डाली। सिक्स साइनस सिंड्रोम तुम लोगों ने देखा था ना पहले, एक दफा दिखा देता हूँ वापस। बिफोर वी गो ऑन आई वांट टू शो यू द सिक्स साइनस सिंड्रोम। दिस इज योर सिक्स साइनस सिंड्रोम। इसमें क्या हो रहा था? हार्ट रेट एकदम से बीट कर रहा था, तेज तेज बीट कर रहा था, टैकीकार्डिया में जा रहा था और एकदम कभी कभार रुक जाता था। बिल्कुल पल्सलेस एक्टिविटी होती थी, बिल्कुल एसिस्टरी में चला जाता था, और साथ में क्या होता था, क्या कहते हैं, बिल्कुल ही फ्लैट लाइन ईसीजी हो जाती थी और फिर एकदम से टैकीकार्डिया। तो ये ब्रेडी और टैकीकार्डिया दोनों इसमें हो रहे हैं। दिस इज योर सिक्स साइनस सिंड्रोम। हम इसको देखते हैं कि इसमें होता क्या है। जो आपका सिक्स साइनस सिंड्रोम है ना, इसके अंदर बेसिकली इट्स अ साइनो-एट्रियल डिजीज। ये आपके तब होते हैं जब आपका जो एसए नोड होता है ना, उसकी फाइब्रोसिस, इस्कीमिया, डिजेनरेशन हो जाएगी। एसए नोड की इस्कीमिया कब होगी? किस किस एमआई में होती है? इंफीरियर एमआई, वेरी गुड। राइट कोरोनरी आर्टरीज को सप्लाई करती है, तो आरसीए जब रुकेगी तो उसके इस्कीमिया की वजह से आपका एसए नोड इस्कीमिया में चला जाएगा। सही है। फाइब्रोसिस हो सकता है, एमआई की वजह से इस्कीमिया हो सकता है, डिजेनरेशन होता है। आमतौर पे ये ओल्ड एज में आती है। पेशेंट को डिजीनेस होती है, पैल्पिटेशन होती है और सिंकपी होती है। डिजीनेस और सिंकपी इसलिए होती है क्योंकि सडनली आपका हार्ट रुक जाता है, तो आपका ब्लड दिमाग तक पहुंचता नहीं है, तो आपको चक्कर आता है, आंखों के सामने ब्लैकनेस आती है और आप नीचे गिर जाते हो। सिंकपी मुझे बताओ कौन सी वेलुलर हार्ट डिजीज के अंदर हो रही थी? एक वेलुलर हार्ट डिजीज थी जिसके अंदर ब्लड रुक रहा था, एओर्टिक स्टेनोसिस। वेरी गुड। एओर्टिक स्टेनोसिस में पेशेंट को सिंकपी होती है, तो इसको याद रखो, एओर्टिक स्टेनोसिस एंड योर साइनस सिक्स साइनस सिंड्रोम, इन दोनों में पेशेंट सिंकपी के साथ प्रेजेंट कर सकता है। पैल्पिटेशन इसलिए होती है क्योंकि एकदम से जब टैकीकार्डिया होता है ना, तो हार्ट बहुत जोर जोर से बीट करता है, तो आपको सारी अपनी हार्ट रेट फील होती है, तो उसको पैल्पिटेशन कहते हैं। इट्स बेसिकली ब्रेडी एंड टैकी अकरिंग एट द बोथ टाइम। ठीक है। मोस्ट कॉमन अकर्स इन ओल्ड एज, ये याद रखना। बूढ़ा आदमी होगा, उसके ये सारे सिम्टम्स होंगे, तो उसको सिक्स साइनस सिंड्रोम होगा। टैकीब्रेडी सिंड्रोम इसे कहते हैं हम साथ में। और साथ में इसकी जो ट्रीटमेंट होती है, दैट इज बेसिकली परमानेंट पेसमेकर। आप परमानेंट पेसमेकर लगा देते हो पेशेंट को, तो उससे ठीक हो जाता है। और साथ में आपको उसकी एट्रियल पेसिंग करनी होती है, मतलब एट्रिया की जो पेस होती है ना ऑफ बीटिंग, उसको आपने रेगुलेट करना होता है, ताकि आप एफएब को प्रिवेंट कर सको। लेकिन इसके ना, लेकिन ये एसिम्टोमेटिक पेशेंट में इसको करने की जरूरत नहीं होती है पेसिंग को। आपने सिर्फ सिम्टोमेटिक पेशेंट्स के अंदर पेसिंग करनी है। पेसिंग आप बेसिकली एट्रियल फिब्रिलेशन की जो डिजीज ट्रीट करने वाली ड्रग्स होती है ना, जैसे डाइजॉक्सिन है, बीटा ब्लॉकर्स हैं, उससे करते हो एट्रियल पेसिंग। सही है। लेकिन इसकी जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है ना, दैट इज अ परमानेंट पेसमेकर, उसी के बाद बंदा ठीक होगा, वरना ठीक नहीं होने वाला। ठीक है। तो हमें पता लग गया है साइनस टैकी, साइनस पेडी और साथ में सिक्स साइनस सिंड्रोम हमने कर लिया है। सही है। अब हम वापस अपने ब्रेडी की तरफ आते हैं। ये सारे ब्रेडी की बात कर रहे थे। टैकीकार्डिया मैंने इसलिए डाल दिया था क्योंकि आप हम साइनस कर रहे थे ना, और साथ में हम साइनस ब्रेडी कर रहे थे, तो इट इज वेरी गुड टू कोरिलेट साइनस टैकी एंड साइनस ब्रेडी टुगेदर। तो अभी हम सिर्फ ब्रेडी कर रहे हैं। अब हम ब्रेडी की दूसरी टाइप पे आते हैं। अब ब्रेडी हमारे पास ये था ना कि एक तो या तो सिंपल ब्रेडिकार्डिया हो रहा था, तो साइनस ब्रेडिकार्डिया था। दूसरा था हमारा हार्ट ब्लॉक वाला ब्रेडिकार्डिया। याद है वो फ्लो चार्ट हमने वो डिस्कस किया था, हमने शो किया था उसमें।
अब जो हार्ड ब्लॉक वाले होते हैं ना आपके बेसिकली, उसमें दो किस्म के आते हैं, या तो वो एवी ब्लॉक हो रहा है या वो बंडल ब्रांच ब्लॉक हो रहा है। ठीक है, हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम बंडल ब्रांच ब्लॉक यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो वो टाइम आ गया, हम बंडल ब्रांच ब्लॉक डिस्कस करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू एंड द लेक्चर, उसके बाद खत्म हो जाएगा ये। इसमें क्या होता है कि या तो आप एवी नोड का हमने डिस्कस किया था कि उसमें आएंगे एवी नोडल टाइप 1, टाइप 2, मोबिस टाइप 1, वेंकी बैक वाला मोबिस टाइप 2, और वो सारे आ जाएंगे इसके अंदर। टाइप 3 भी आ जाएगा एवी नोडल ब्लॉक्स, और बंडल ब्रांच ब्लॉक्स आएंगे। ठीक है, अगर एवी ब्लॉक के एवी नोड के अंदर और बंडल ऑफ हिस के अंदर ब्लॉक हो रहा है तो उसको हम एवी ब्लॉक कहते हैं। अगर बिलो द एवी ब्लॉक और बंडल ऑफ हिस में हो रहा है ना, बिलो द बंडल ऑफ हिस, जहां पे वो सेपरेट कर जाता है राइट और लेफ्ट ब्रांचेस में, तब हम इसको बंडल ब्रांच ब्लॉक कहेंगे। मुझे कोई बताए कि हमने डिस्कस किया था कि जो कौन सी वाली स्प्लिटिंग, वाइड स्प्लिटिंग किस में होती थी, किस वाली बंडल ब्रांच ब्लॉक में होती थी? वाइड स्प्लिटिंग ऑफ A2P2 किस वाली स्प्लिटिंग में होती थी? राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, वेरी गुड। और जो पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग थी वो किस में हो रही थी? लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में, वेरी गुड, शाबाश। तो इसका मकसद ये था ना कि आपका जब बंडल ब्रांच ब्लॉक्स हो जाएंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी लेट पहुंचेगी और इवेंचुअली आपका पूरा वेंट्रिकल लेट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जो उसके वॉल्व्स हैं वो भी लेट कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो वाइड स्प्लिटिंग या फिर पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग कराएंगे। ठीक है, तो दिस कॉन्सेप्ट इज समथिंग विच यू ऑलरेडी नो। अच्छा, अब हम चलते हैं बंडल ब्रांच ब्लॉक्स की तरफ। राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक होते हैं, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक होते हैं। फाइब्रोसिस की वजह से बेसिकली होते हैं, ये स्कारिंग हो जाती है आपके टिश्यूज की। अक्यूट में इस्कीमिया एंड हार्ट अटैक और मायोकार्डाइटिस वगैरह आ सकते हैं, और क्रोनिक में हाइपरटेंशन, क्रोनरी आर्टरी डिजीज आ सकती है। ठीक है, इस्कीमिया और हार्ट अटैक और मायोकार्डाइटिस में आपको अक्यूटली हो जाएगा। अगर क्रोनिक मसला है तो उसमें हाइपरटेंशन और क्रोनरी आर्टरी डिजीज आती है। इसकी इटियोलॉजी कोई नहीं पूछता, नॉट इंपॉर्टेंट, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। वैसे बंडल ब्रांच बॉक्स है नॉट इंपॉर्टेंट, इतना नहीं बताना चाहिए, बंडल ब्रांच बॉक्स के बारे में बताना जरूरी नहीं है। ठीक है, अब हम राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में करते हैं डिस्कस। राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक तब होता है जब आपकी राइट वेंट्रिकल सही तरह टाइम पे एक्टिवेट नहीं हो रहा होता, सही तरह वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा होता, कंडक्शन में इंटरप्शन आ जाती है। वो किससे आती है? फाइब्रोसिस से आती है, इस्कीमिया से आती है, इन सब चीजों से आती है। कॉजेज क्या होते हैं? नॉर्मली हो सकता है ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म में हो सकता है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स में हो सकता है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में हो सकता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज में हो सकता है। इन सबको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, मगर इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर दीज थिंग्स, तो तुम्हें बिल्कुल पता नहीं होना चाहिए इस बारे में, तो इसकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे। इसकी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं तुम्हें बताया तो आगे। फाइंडिंग सीसीजी में होंगी, ये कौन सा होगा, नैरो होगा या ब्रॉड कॉम्प्लेक्स होगा? मुझे बताओ कौन सा वाला ये होगा? कॉम्प्लेक्सेस ब्रॉड होंगे या ब्रॉड होगा ना ऑब्वियसली, क्योंकि आपका मसला ही सारा आपका वेंट्रिकल्स के अंदर आ रहा है, तो 1.2 सेकंड से ज्यादा हो जाएगा। एक ब्रेडिकार्डिया है जो किधर पहुंच गए हम, हाँ, कंडक्शन डिले है ना। कंडक्शन डिले में ये होगा ना कि इवेंचुअली क्यूआरएस की जो ड्यूरेशन हो जाएगी वो इंक्रीज कर जाएगी। अब इसके अंदर तुम्हें याद रखना है कि आपकी जो चेंजेस आती है ना वो V1 से लेके V6 के अंदर आती है। ठीक है, V1 और V6 तक आपकी सारी चेंजेस आएंगे इसके अंदर, और दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू लुक। ऑल आर वेव्स आपको V1 में नजर आएंगी, M का पैटर्न बना होगा V1 के अंदर, M पैटर्न होगा। ठीक है, मैं इसको जरा चेंज करूं स्लाइड को थोड़ा सा, मैं इसका मैंने निमोनिक यहाँ पे ऐड किया हुआ है। स्टार्ट्स विद एन M एंड एंड्स विद अ W। ठीक है, ये इसका निमोनिक है, मैरो। आपकी जो V1 होगी ना उसमें आपको M का पैटर्न नजर आएगा, M का पैटर्न इस तरह करके नजर आएगा V1 के अंदर। दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू लुक लाइक। और जो आपका V6 होगा ना उसमें आपको W का पैटर्न नजर आएगा। अगर बस पता है इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हें पता नहीं हो चाहिए, तुम्हें इसीलिए देखने की भी जरूरत नहीं है, इसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती इसकी ईसीजी, आती भी नहीं कभी। इससे बस ये बता देंगे तुम्हें कि M पैटर्न नजर आया था लीड 1 में और W पैटर्न नजर आया था V6 के अंदर। तुम बोल देना कि बस मैरो है, इसका मतलब है कि MARRO है ना, तो M स्टार्ट हो रहा है और W एंड कर रहा है, और RR स्टैंड्स फॉर राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक।
तो M in V6 V1 मीन्स कि ये राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, ठीक है, और W in V6 मीन्स V1 में M हो गया और V6 में W हो गया, तो इसका मतलब ये राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक की बात कर रहे हैं। इतनी बतानी चाहिए, बाकी तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहिए इसकी डिटेल्स। और इसकी मैं तुम्हें इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी तो समझा नहीं सकता क्योंकि बहुत ही ज्यादा मुश्किल बातें हैं, तुम लोग के लेवल से बहुत ज्यादा आगे हैं, तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग, ठीक है। अभी बस इसको मैरो के तौर पे याद रखो, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक इज इक्वल टू मैरो, सही है। डीप एस वेव्स भी नजर आती हैं लीड 1 और लीड P6 में, देखो डीप एस वेव जा रही है नीचे में से घूमती फिरती, PQRS, देखो ये सारी डीप हो गई, नीचे चली गई है डीप एस वेव, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू लुक लाइक। अब यहाँ पे देखो नॉर्मल नॉर्मल में देखो V1 V2 V3 को, V1 V2 V3 में जो नॉर्मल ECG ऊपर है, इसमें देखो किस तरह ये आपकी जो पीक जो क्यू वेव है वो आहिस्ते आहिस्ते बढ़ती चली जाती है, और यहाँ पे V1 V2 V3 में आपको पूरी M वेव्स नजर आ रही है, यहाँ पे प्रॉपर बड़ी बनी हुई M वेव्स नजर आ रही है V1 V2 V6 में, ठीक है। दिस इज योर राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, ठीक है। इसका V6 देखो नॉर्मल है, इसके V6 में डिप्स नजर आ रहे हैं आपको, ये W पैटर्न होता है इसका, इसमें तक क्लियर नहीं है, इसमें मैरो जो M है ना वो बहुत क्लियर है V1 V2 V3 पे, ठीक है। मैरो याद रखो, तुम्हें सब कुछ याद हो जाएगा राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में, राइट बंडल ब्रांच इज इक्वल टू मैरो, इस चीज को बस याद रखो। लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में क्या होता है, डिलेड एक्टिवेशन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यू टू कंडक्शन इंटरप्शन। अगर लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो जाता है तो कौन सा वॉल्व है जो स्लो क्लोज करेगा, which valve is going to close slowly if there is a left bundle branch block? Aortic, very good. Aortic valve is going to close slowly. Similarly, आपका mitral valve भी close कर सकता है slowly, पता है? Not necessarily. वे कुछ सप्लाई करते हैं लेकिन एओर्टिक मेजरली करता है स्लो, ठीक है। तो दैट्स गुड, शाबाश। अच्छा, डिलेड एक्टिवेशन हो रही है और कॉजेस में कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हाइपरटेंशन, एओर्टिक वाल्व डिजीज और कार्डियोमायोपैथीज आती हैं। कार्डियोमायोपैथीज का तो पता है कि डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हुई तो वो लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक की तरफ लेके जा सकती है, और अगर इन्फेक्शन हुई तो भी आपको करा सकती है। अब इसमें क्या है, ये उल्टा हो गया, क्यूरेंस ड्यूरेशन उसकी वही है, ग्रेटर देन 0.12 है। इसमें ना W आपका V1 में आता है और M आपका V6 में आता है, इसको याद करना है विलियम्स से, ठीक है। जो M वाला पैटर्न है ना वो आपका V6 V5 और V4 में आना शुरू हो जाएगा। जो M वाला पैटर्न आपका राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में आ रहा था ना V1 2 V1 2 3 में, वो राइट लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में ना ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। वो V3 V4 V5 V6 में आना शुरू कर देगा। तो इसको याद करना है विलियम के तौर पे। अगर तुम ये देखो कि V1 से लेके V6 तक देखो, है ना, V1 से लेके V6 तक देखो, तो V1 2 3 वाला एरिया इज मोर टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द हार्ट, और V4 V5 और V6 वाला इज मोर टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। रिमेंबर कि जो M वाली है ना, दैट इज योर बेसिक पैथोलॉजी। जो M पैथोलॉजी है ना, इफ इट इज ऑन द राइट साइड ना, तो वो V1 2 और 3 में आएगी, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में। एंड इफ इट्स ऑन द लेफ्ट साइड व्हिच इज इन लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, तो V4 V5 और V6 की तरफ उसकी पी डायरेक्शन होगी। पीस क्या कह रहे हैं, नजर नहीं आ रहा। डब्ल्यू, यार पता है डब्ल्यू शेप बहुत अजीब होता है, डब्ल्यू शेप सही तरह नजर नहीं आता, ठीक है। तो हम यूजुअली इसको ना, ये मुझे भी बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, मैंने इसके ऊपर काफी पढ़ा कि डब्ल्यू को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो ये कोई डब्ल्यू बन रहा है यहाँ पे, आई थिंक यूं करके डब्ल्यू बन रहा है, लेकिन आमतौर पे ना ये जो जो आपकी QRST होता है ना, QRS होता है, बेसिकली वो बनाता है आपका डब्ल्यू। इसमें तक क्लियर डब्ल्यू नजर नहीं आ रहा, आई नो, और आपको ECG में भी नजर नहीं आएगा। तो बेसिकली हम रिजॉर्ट करते हैं हम M के ऊपर, ठीक है, M के ऊपर रिजॉर्ट करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में वो आपको दे देता है कि W आपको V1 में नजर आ रहा था और M आपको V6 में नजर आ रहा था। तो इसलिए मैं तुम्हें याद करा रहा हूँ, यू डोंट नीड टू रिमेंबर द ECG ऑफ दिस राइट बंडल ब्रांच एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। तो लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक का निमोनिक है विलियम, W in V1 and M in V6, ठीक है। याद हो जाएगा ये सबको, कोई मसला तो नहीं है। अब हम देख लेते हैं इसको, ठीक है। दिस इज नॉट द वेरी बेस्ट ECG और तुम्हें नजर भी नहीं आएगा इसमें ज्यादा, ठीक है। दिस इज बेसिकली यहाँ पे M पैटर्न नजर आना चाहिए V4 V5 V6 के अंदर, यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। लेट्स जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस ECG। ये ECG नहीं आएगी, और राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक और लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक डायग्नोज करना बहुत टफ होता है, ठीक है। आमतौर पे ये नहीं आते हैं ECG में, कभी भी नहीं देते ये आपको, बिकॉज दिस आर समथिंग विच कंसल्टेंट्स डायग्नोज, हम लोग डायग्नोज नहीं कर सकते इन चीजों को।
लेकिन बस इस चीज को इनको एज अ निमोनिक सिर्फ याद कर लो कि विलियम इज फॉर लेफ्ट बटन ब्रांच ब्लॉक एंड मैरो इज फॉर योर राइट बटन ब्रांच ब्लॉक। बस इतना तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। दिस इज इट। जो इसकी मैनेजमेंट है वो हम देख लेते हैं। मैंने मैनेजमेंट मिस कर दी है। मैनेजमेंट इसकी कोई खास नहीं होती, यू डोंट हैव टू मैनेज इट। कोई इतना वो नहीं होता इसमें सीन। दीज आर जस्ट ब्लॉक्स। आपने जो उसके बाकी चीजें हो रही होती हैं एफएब या वेंट्रिकल टैक्स से कुछ भी करा होता है ना, उसको साथ साथ मैनेज करना होता है। इनकी कोई अपनी स्पेसिफिक कोई मैनेजमेंट नहीं होती, ठीक है। दिस वाज द लेक्चर फॉर टुडे। यहाँ तक हमने पढ़ना था। आई होप कि तुम लोगों को समझ आई हो। हमने बहुत कोशिश की कि कॉन्सेप्चुअली हम इसको करें ताकि तुम सबको सारा कॉन्सेप्चुअली सबको समझ आए। और कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लो। आई एम हेयर टिल 45। William and Mero, remember this. Any questions if you have, you may ask me right now. या फिर मैं पूछना शुरू कर दूं questions? मुझे बताओ एट्रियल फिब्रिलेशन और एट्रियल फ्लटर में क्या डिफरेंस होगा, कोई भी बता दे मुझे लिख के। जो इसकी क्या कहते हैं, जो बेसिकली इसकी एटियोलॉजी है, किसमें लूपिंग हो रही है किसमें नहीं हो रही। फिब्रिलेशन में नो लूप्स, वेरी गुड। एट्रियल फ्लटर में लूपिंग होती है, वेरी गुड हसन गोंदा, तुमने भी सही बोला। या तो एंटीरियर और पोस्टीरियर बंडल ब्लॉक्स को तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है। जो आपका बेसिकली होता है राइट आगे आपका डिवाइड होता है एंटीरियर और पोस्टीरियर बंडल्स में, ठीक है। उसमें बस ये होता है कि ना ये होता है कि दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट एट योर लेवल। तुम्हें अभी एंटीरियर पोस्टीरियर बंडल्स का नहीं पता होना चाहिए, इसमें कोई इंपॉर्टेंट स्टफ नहीं है। राइट और लेफ्ट ही इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें पता होना चाहिए अभी, ठीक है। तो डेविडसन में इतना दिया हुआ भी नहीं है, तुम्हें पता है इसके बारे में। जो बंडल ब्रांच ब्लॉक्स है ना, उनको इतनी डिटेल में नहीं एक्सप्लेन किया हुआ। बड़े कोई फेल किस्म के उन्होंने दिया हुआ है, क्या कहते हैं, बंडल ब्रांच ब्लॉक उन्होंने बहुत छोटे दिए हुए, पता है, दे सो बैड। एंटीरियर और पोस्टीरियर का तो जिक्र भी सही तरह नहीं किया हुआ इन्होंने। लेकिन जो इनकी ईसीजी ना वो बहुत अच्छी दी हुई है। रुक जाओ तो मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ, रुको जरा मैं तुम दिखाऊं। जो इन्होंने ईसीजी दी हुई है ना, ये मैंने अभी देखी है, ये काफी अच्छी है। I'm gonna open these ECGs, I'm gonna show them to you guys. हमारा मसला था ना उसका, क्या कहते हैं, लेफ्ट पैनल ब्रांच ब्लॉक का मसला था ना, मैं तुम्हें दिखाता हूँ अभी। It's gonna look really nice, hopefully. I'm gonna show this to you in a second. तुम्हें थोड़ा आइडिया हो जाएगा। Just give me a second, guys. I'm doing it really fast अपनी तरफ से। I'm going to show you the left pedal branch block. हाँ जी, ये देखें जरा, ये आपके डेविड से मैंने फोटो अभी फटाफट उठाई है। इसके अंदर तुम्हें नजर आएंगे प्रॉपर। अभी हम इसकी बड़ी स्क्रीन करते हैं, वी कैन सी इट प्रॉपर्ली। ये देखो, अब नाउ सी, ये देखो एम पैटर्न किधर नजर आ रहा है, V5 और V6 में एम पैटर्न नजर आ रहा है। और ये W पैटर्न देखो V3 में कितना अच्छा नजर आ रहा है। दिस इज योर W पैटर्न, ठीक है, दिस इज योर W पैटर्न इन V3। तो विलियम वाली बात होगी ना इसमें। लेफ्ट में जो ये M वाला पैटर्न आपका V5 V6 में आ रहा है, और विलियम वाला W वाला पैटर्न आपका V1 2 V3 में से किसी में आ रहा है। तो दिस इज योर विलियम पैटर्न ऑफ लेफ्ट पैटर्न ब्रांच ब्लॉक। समझ आइए अब ये मुझसे कौन पूछा था, मेरे ख्याल से who was asking me this? एनोनिमस ने पूछा था मुझसे, है ना।
हाँ पीस पूछी थी, पीस ने पूछा था मुझसे, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। सही है, विलियम एंड मैरो याद रखोगे तो याद रहेगा। आई होप तुम लोग को आज का लेक्चर समझ आया हो। एरिथमियास इस तरह से किसी जगह पे भी नहीं दिए हुए, मैंने बिल्कुल फर्क तरीके से पढ़ाए हैं। दिस वाज एन एक्सपेरिमेंट विद यू गाइस। तुम लोग को समझ आया कुछ या नहीं आया? चलो फिर सी ना यार, अच्छी बात है अगर समझ आ गया तो, क्योंकि दिस वाज अ कम्प्लीटली न्यू एक्सपेरिमेंट फॉर मी कि मैं इस तरह तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ। बट इफ अ पर्सन हैज अ लेफ्ट पेटल ब्रांच ब्लॉक एंड नो सिम्टम्स, देखो उसमें ये होता है कि ना सिम्टम्स आ जाते हैं आमतौर पे लेफ्ट पेटल ब्रांच ब्लॉक के साथ। आमतौर पे सिम्टम्स, डायग्नोज ही लेफ्ट पेटल ब्रांच ब्लॉक तब होता है जब आपको सिम्टम्स आते हैं, वरना लेफ्ट पेटल ब्रांच ब्लॉक डायग्नोज ही नहीं होता आमतौर पे। वैसे इतने खतरनाक नहीं होते, इनको छोड़ा भी जा सकता है लेफ्ट पेटल ब्रांच ब्लॉक को। अगर आपको प्रॉब्लम्स हो रही है ना, जैसे कि आपका पूरा का पूरा बिल्कुल ही आपका बिल्कुल एरिथमिया में चला गया है, तो फिर आपको समटाइम्स आपको पेसमेकर्स चाहिए होते हैं। जो वेंट्रिकुलर पेसमेकर्स होते हैं ना, वो चाहिए होते हैं उनको ठीक करने के लिए, अगर बहुत ज्यादा एरिथमियाज आ रहे हैं लेफ्ट पेटल ब्रांच ब्लॉक की वजह से। वरना इतने कोई इश्यूज नहीं होते। यू कैन लीव द लेफ्ट पेटल ब्रांच ब्लॉक लाइक एज इट इज। अगर ज्यादा आपकी हार्ट की आउटपुट और आपकी हार्ट की जो कॉन्ट्रेक्टिलिटी है वो खराब नहीं हो रही। ठीक है, चलो आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडे। वेल, मेरी कॉल है, मेरी कॉल के लिए दुआ करना कि मुझे कोरोना ना हो जाए। अच्छा, बट न्यू बंडल ब्रांच ब्लॉक इज डायग्नोस्टिक ऑफ एमआई, दैट इज ट्रू, वेरी गुड नूर खालिद। कि जब भी आपका न्यू बंडल ब्रांच ब्लॉक आता है तो इट इज डायग्नोस्टिक ऑफ एमआई। अगर आपका एकदम से बंडल ब्रांच ब्लॉक किसी चीज पे आता है तो वो एमआई के अंदर इट इज अ पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस। ठीक है, थैंक यू फॉर एडिंग दैट नूर खालिद। कि अगर आपको न्यू बटन ब्रांच ब्लॉक मिलता है किसी भी जगह पे तो दैट इज अ साइन ऑफ एमआई। चलो भी, ओके जी, अल्लाह हाफिज। आई एम गोइंग टू सी यू गाइज ऑन थर्सडे नाउ।